ओके, हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है जिसको एसिलरेट कर रहे हैं 20 किलो वोल्ट से, एंड उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको दी हुई है लैम्डा नॉट। पूछा जा रहा है कि जब 40 किलो वोल्ट से उसको एसिलरेट करेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उसके दो तीन फॉर्मूले होते हैं। आइदर यू कैन राइट इट एज एच बाई मोमेंटम। मोमेंटम को देन यू कैन अगेन राइट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो √2m ke। फर्दर इफ यू वांट तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो चार्ज पार्टिकल के केस में, कि अगर वो एक्सेलरेट कराए जा रहे हैं v वोल्ट से तो काइनेटिक एनर्जी को वी कैन ऑल्सो राइट qv। तो लैम्डा कैन बी रिटन एज ऑल्सो एज h डिवाइडेड बाई √2m qv, जिसमें q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब जो हमारे केसेस है, इसमें पहला वाला जो केस है उसमें दिया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है व्हेन वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 20 किलो वोल्ट्स। तो ये 2m में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज में यू कैन राइट 20,000 वोल्ट्स। ठीक है, ओके। देन जो सेकंड केस है उसमें क्या दिया गया है कि लेट्स से सेकंड केस में जो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा वन हो जाती है। तो लैम्डा वन विल बी h डिवाइडेड बाई √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 40 किलो वोल्ट्स। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंपली डिवाइड कर दो, वन एंड टू को आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, लैम्डा नॉट बाई लैम्डा वन, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स कट जाएंगे, बस 40/20 आ जाएगा। तो यहाँ से इजीली हम देख सकते हैं कि लैम्डा वन कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई √2। आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई √2। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। पूछा जा रहा है कि जो फोटो डायोड्स हैं उसके रिगार्डिंग असर्शन रीजन है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि फोटो डायोड्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस यूजुअली फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। तो ये पहला स्टेटमेंट ही इसका फॉल्स है। रीजन मीन कि जो फोटो डायोड्स होते हैं उनको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं रादर देन फॉरवर्ड बायस। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिस इज सिंपली रिवर्स बायस। तो आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो अर्थ है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक अर्थ बना देता हूँ। ठीक है, इस अर्थ में एक टनल को डिग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मास आपका एम नॉट आपने इसको रिलीज कर दिया है। लेट्स से आर डिस्टेंस है और ये अर्थ का रेडियस आर है। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो पार्टिकल है एसएचएम करेगा, इसका टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, अब एसएचएम का मतलब क्या होता है, एसएचएम का मतलब होता है कि जो फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एक्स। ठीक है, तो इस केस में ये जो मीन पोजीशन होगी दैट विल बी सेंटर ऑफ अर्थ, और हमें पहले तो रिलेशन निकालना होगा फोर्स का कि क्या वो स्मॉल आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, देखो इस पर अगर आप फोर्स लिखोगे, जो एम नॉट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम नॉट टाइम्स जो जी डैश, या फिर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो लेट्स से यहाँ पे जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो जी डैश है। इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो जी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, तो अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है उसका फॉर्मूला क्या आता है, Gm/r³ इंटू स्मॉल आर, जिसमें आर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि m0 Gm/r³ तो कांस्टेंट हो गया, एंड जो स्मॉल आर है बस वही वेरिएबल है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आपका निकल के आ रहा है, सो दिस हैज टू बी अ एसएचएम। अब टाइम पीरियड पूछा गया है तो आप फोर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एम ए। तो एम नॉट ए बराबर हो जाएगा m0 Gm/r³ इंटू स्मॉल आर। अब देखो एम नॉट से एम नॉट कट गया, तो एक्सेलरेशन जो आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है
कैपिटल एम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अच्छा, एसएचएम के केस में एक्सेलरेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ये वाली टर्म है आपकी जी एम बाई आर क्यूब, ये किसके बराबर हो जानी चाहिए? तो दिस हैज टू बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा अगर एक बार आपका निकल गया, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड जो पूछा गया है। तो टाइम पीरियड के लिए हमेशा हम ओमेगा निकालते हैं, तो दिस विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई, रूट में आ जाएगा आर क्यूब बाई जी एम। अब देखो यहाँ पे सारी चीज आपको दी हुई है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है और एक स्मॉल जी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों चीज आपको दी गई है। तो अब आप कैसे निकालोगे? तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो। इसको आप लिख सकते हो 2 पाई आर क्यूब को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आर स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर, तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो जी एम बाई आर स्क्वायर विल बी सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो 2 पाई ये आ जाएगा रूट जी बाई 10। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, जी बाई सॉरी जी बाई आर, सॉरी आर बाई जी, आर बाई जी। तो नीचे वाली टर्म आपकी स्मॉल जी हो जाएगा, आर बाई जी बन गया। ओके, तो रेडियस कितना है अर्थ का? तो 640 है। तो किलोमीटर्स में तो 10 की पावर 3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। और स्मॉल जी की वैल्यू आपको बोला गया है कि 10 एज्यूम कर लो। ठीक है, बस इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.4 आर। देखो, अब ये सॉल्व करने के बाद में एक मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक क्या हो सकती है कि ऑप्शंस आपको क्या दिए गए हैं? 1 आवर 40 मिनट्स एंड 1 आवर 24 मिनट्स। तो कौन सा इसमें ठीक होना चाहिए? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यूनिट्स मिनट्स में दी गई हैं आखिरी में। तो 1.4 आवर डजेंट मीन कि 1 आवर 40 मिनट्स। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी 1 आवर प्लस 0.4 आवर को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा 60। तो दिस विल बी 1 आवर प्लस 24 मिनट्स। तो आपका आंसर 1 आवर प्लस 24 मिनट आएगा, विच इज ऑप्शन 4। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in YDSC the position of fifth bright fringe from central maximum is 5 सेंटीमीटर। तो एक सेंट्रल मैक्सिमम से मैक्सिमा जो आपका आता है YDSC में, इससे जो फिफ्थ मैक्सिमा है उसका डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा, ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितना होना चाहिए? तो 5 टाइम्स बीटा भी होना चाहिए। बीटा इज अ फ्रिंज विड्थ, कि एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है। तो 5 मैक्सिमा अगर ऊपर जा रहे हो तो 5 बीटा इसकी सेंट्रल मैक्सिमा से हाइट हो जाएगी। अब आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन 1 मीटर, तो कैपिटल डी दिया गया है। वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज 600 नैनोमीटर, तो आपको लैम्डा भी दी गई है। और पूछा जा रहा है कि स्मॉल डी बताओ कितना होगा। तो सिंपल है, 5 बीटा आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 के-2 मीटर हो जाएगा। बीटा को यू कैन फर्दर राइट एज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी बराबर 5 × 10⁻²। लैम्डा को पुट कर दो, 600 नैनोमीटर है तो 600 × 10⁻⁹ हो जाएगा। डी इज 1/((small d) = 5 × 10⁻²। बस इसको सॉल्व कर दो, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो डी आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 600 × 10⁻⁷ या फिर 60 माइक्रोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 160 माइक्रोमीटर। ओके, अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि आपको दिया है कि बॉल बाउल है जो 98 से 86 डिग्री तक उसका 2 मिनट में टेम्परेचर चले जाता है। पूछा जा रहा है, और रूम टेम्परेचर आपको 22 डिग्री सेल्सियस दिया है। पूछा जा रहा है कि जब वो 75 से 69 डिग्री सेल्सियस में कूल होगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो जेईई मेन से पूछे जाते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कि देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या आता है जो अप्रोक्सीमेट करके हम निकालते हैं कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया या फिर कितनी कूलिंग हुई, उसको हमने लिख दिया डेल्टा थीटा, के बराबर होता है सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई जो एवरेज टेम्परेचर था बॉडी का कूल होते टाइम, माइनस
जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था इनटू जो टाइम लगा डेल्टा टी। ठीक है, अब बस इसमें आप दोनों केसेस में इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट केस में रिलेशन आपको क्या दिया गया है कि देखो टेम्परेचर 98 से 86 क्या है, तो ये 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया, 8 + 4 12 हो गया, तो 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, तो 98 प्लस 86/2, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 22, और टाइम कितना लगा 2 मिनट। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 12 = -k। 98 + 86 का जब आप एवरेज लोगे तो इट विल कम आउट टू बी 92। तो 92 - 22 × 2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 = -k। 92 × 22 कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 70 × 2। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो। अब ऐसे ही केस 2 में जब जाओगे तो केस 2 क्या है, तो केस 2 में वो बोल रहे हैं कि 75 से 69 आपको टेम्परेचर लेके जाना है। तो 75 से 69 टेम्परेचर लेके जाने में टेम्परेचर डिफरेंस 6 हो गया। अच्छा, एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 75 से 69 का एवरेज टेम्परेचर विल बी 72 - 22 इंटू टाइम मान लिया टी। इसको मान लिया इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 6 = या फिर इक्वेशन अभी थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर दें, 6 = -k × 50 × टाइम टी। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ठीक है, 1/2 कर दो, तो आपका आ जाएगा 2 = 7/5 टी इंटू सॉरी 2, तो टी आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 1.4 मिनट। ठीक है, तो आपका आंसर विल बी 1.4 मिनट, तो आंसर विल बी 3। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर है जिसमें करंट 2 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है। वोल्टेज उसके अक्रॉस दी है, बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है। मास दिया हुआ है मेटेलिक वायर का, उसकी डेंसिटी दी है, और रेजिस्टिविटी उसकी आपको दी गई है। पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ वायर कितना होगा। तो सिंपल ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो जैसे ओम्स लॉ आपका क्या है कि V = I × R। इसको मॉडिफाई करें तो वी कैन ऑल्सो राइट V = I। आर को क्या लिखा जा सकता है, ρL/A। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें रेजिस्टिविटी दी हुई है आपको फॉर्मूले में, लेकिन डेंसिटी और मास दिए है, तो आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेंथ और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा वोल्टेज V = I ρ L स्क्वायर बाई नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम, जो नीचे वाला V है आपका स्मॉल v, दिस इज वॉल्यूम, ये कैपिटल V इज अ वोल्टेज। इसको अब मैं वॉल्यूम को मुझे मास की टर्म्स में अगर कन्वर्ट करना है तो आई कैन मल्टीप्लाई इट विद डेंसिटी। डेंसिटी को हमने लिख दिया D, तो ऊपर नीचे हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वोल्टेज इक्वल्स टू I ρL² इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मास ऑफ वायर। ठीक है, अब सब चीज आपको दी हुई है, क्वेश्चन आपको लेंथ पूछी गई है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो L² आपका निकल के आ जाएगा वोल्टेज टाइम मास डिवाइडेड बाई करंट इंटू रो इंटू डी। ठीक है, अब देखो सारी चीजें आपको दी हैं, पुट करते जाओ। वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है 3.4 वोल्ट्स। मास कितना दिया है, मास आपको दिया गया है 8.92 इंटू 10⁻³ केजी। डिवाइडेड बाई करंट आपको कितना दिया है, तो करंट आपको क्वेश्चन में दिया था 2 एम्पियर्स। 2 एम्पियर्स पुट कर दो। अच्छा, रेजिस्टिविटी कितनी दी है, तो रेजिस्टिविटी भी आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इसमें दी गई है। तो 1.7 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, डेंसिटी इज अगेन 8.92 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन में आपको दिया गया। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, देखो सारा कुछ तो कट गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 8.92 8.92 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻
3 ऑल्सो कैंसिल्स। एक बार नंबर आप एक बार चेक कर लो। मास इसका, सॉरी मास इज 8.92 10 के -3। ओके, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो गए 1.7 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे 3.4 से। तो ये आपका कुल मिला के कितना कितना बचेगा, 10⁻²। यहाँ पे निकल के आ जाएगा L², विच मीन्स की जो लेंथ आपकी आएगी ये कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। तो ये गाड़ी है, ये ऐसे सर्कल में, हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो ऐसे घूम रही है। ठीक है, इस गाड़ी के अंदर एक आपने मासलेस स्प्रिंग से पेंडुलम को लटकाया हुआ है, बॉल को लटकाया हुआ है। ठीक है, ये जो रेडियस आपको दिया गया है, दिस रेडियस इज गिवन एज 40 मीटर। तो आर आपको 40 मीटर्स दिया हुआ है। स्पीड गाड़ी की कितनी दी है, तो वी आपको दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है कि जो पेंडुलम गाड़ी के अंदर लटका होगा, तो वो ऑब्वियसली एक तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। तो अगर आप इसका साइड व्यू देखोगे, तो ये तो टॉप व्यू बनाया हमने, अगर इसका हम साइड व्यू बनाए तो साइड व्यू कुछ ऐसे बन जाएगा कि जो बॉब है वर्टिकल से वो कुछ ऐसे घूम जाएगा, जिसमें गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, ऐसे सर्कल में घूम रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो एंगल थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें, बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करना है, तो इसको हम कार के फ्रेम में सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो कार्स फ्रेम में अगर मैं जाऊं, तो कार का फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी सर्कुलर मोशन कर रही है। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ठीक है, उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है गाड़ी का। तो एक ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, या फिर एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया। अब इसमें एक सूडो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये बॉल है, इस पे अगर फोर्सेस अगर आप बनाओगे, तो एक तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, और एक सूडो फोर्स लग जाएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कितना आ जाएगा, m⍵² r, या फिर लेंथ जो भी है उसको पुट कर देते हैं, एम आर लिखा हुआ है, तो m⍵² r। या फिर थोड़ा बेटर है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप m⍵²r भी लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज mv²/r। क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है, तो वी राइट इट एज mv²/r। अच्छा, यहाँ पे एक टेंशन tb लगेगी, और ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। अब हम बोल सकते हैं कि क्योंकि फोर्सेस इस पे सारे बैलेंस्ड हैं, कार के फ्रेम में तो पेंडुलम स्टेशनरी हो गया, ठीक है, तो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि जो mg और m⍵² mv²/r का जो नेट फोर्स आएगा, डेट शुड कैंसिल टेंशन। तो जो नेट फोर्स आएगा mg प्लस mv²/r, इट शुड कैंसिल द टेंशन। मतलब तीन फोर्स का सम जीरो हो रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो टेंशन के जस्ट अपोजिट आ जाना चाहिए। तो सिंपली अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा देखो कितना आ जाएगा, mv²/r डिवाइडेड बाई mg। ठीक है, टेन थीटा, यानी कि ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाई ये वाला फोर्स, ये आपको क्या देना चाहिए, टेन थीटा देना चाहिए। तो टेन थीटा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, टेन थीटा विल बी v²/r g। अच्छा, v कितना दिया है, तो v इज गिवन एज 20, तो 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। r कितना दिया है, तो r इज ऑल्सो गिवन एज 40 इंटू 10। तो देखो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, दिस ऑल कैंसिल्ड आउट। तो आप बोल सकते हो कि जो टेन थीटा आपका बनेगा, दिस विल बी 1, विच मीन्स थीटा इज 45 डिग्री और π/4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, π/4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि गया है कि एक कार है जो x डिस्टेंस ट्रेवल करती है v1 टाइम में, एंड देन अगेन x डिस्टेंस कवर करती है v2, सॉरी पहले x डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, देन x डिस्टेंस कवर किया v2 स्पीड से। पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड कितनी होगी।
तो जो एवरेज स्पीड होती है इसको हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो पहला उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया गाड़ी ने, ठीक है, तो गाड़ी ने पहले एक्स डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे स्पीड v1 थी, यहाँ पे स्पीड v2 थी। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो तो x प्लस एक्स हो जाएगा, कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट आपका ये वाला है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं टाइम t1 लगा, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं टाइम t2 लगा, तो t1 प्लस t2। तो दिस विल गिव यू x प्लस एक्स, और t1 को क्या लिखा जा सकता है, तो स्टार्टिंग में टाइम कितना लगा होगा, तो x, t1 को वी कैन राइट कि जो डिस्टेंस था वो x कवर करना था, स्पीड कितनी थी v1। ऐसे t2 को वी कैन राइट कि डिस्टेंस कवर करना है x और स्पीड कितनी है v2। इसमें आप यू कैन राइट x बाई v1 प्लस x बाई v2, विच फर्दर मीन्स कि दिस विल बिकम 2x, यहाँ पे x कॉमन ले लो, v2 प्लस v1 बाई v1 v2, सॉल्व कर दिया बस हमने, x x कट गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 2v1 v2, ठीक है, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन। ये भी देखो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक्सेप्ट कि इसमें एक नई टर्म आपसे थोड़ा पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सोलिनॉइड है जिसके 1200 टर्न्स हैं, और कितने टोटल, दिस इज कैपिटल एन, और उसकी टोटल जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो एल आपको दिया है 2 मीटर और एन आपको दिया है 1200। इससे हम बोल सकते हैं कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएंगे, एन बाई एल, तो वो हो जाएगा 1200/2 यानी कि 600। तो जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो आपका 600 आ गया। फर्दर क्या दिया है कि उसका डायमीटर आपको 0.2 मीटर दे दिया गया है सोलिनॉइड का, तो काफी लंबी सोलिनॉइड है 2 मीटर की, और डायमीटर बहुत छोटा है। The magnetic intensity at the center of solenoid when a current of 2 एम्पियर flows through it। अब यहाँ पे एक टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो नहीं। एक टर्म होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं बी मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई म्यू, क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सेट सोलिनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एट सोलिनॉइड सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डेट इज सिंपली म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो बी बाई म्यू नॉट कितना आ जाएगा, सिंपली एन आई। तो जो आपका एच है वो आपका एन आई है, और यही पूछा गया है बस, ठीक है। तो करंट इसमें कितना है, 2 एम्पियर करंट है, आप पुट कर दो, एन इज 600, दिस इज 2 एम्पियर्स, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 की पावर 3। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल बी 4। ओके, ये 10th क्वेश्चन थोड़ा सा मैच का कॉलम है, तो इसमें आपको हर ऑप्शन एक एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको तो आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो यहाँ पे एक पूरा का पूरा वायर है, ठीक है, एंड उस वायर के ऊपर एक कॉइल है, और ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो जैसे मैं ए पार्ट को यहाँ पे अगर इसको बनाऊं, एक वायर है और इसमें ऐसी एक ऊपर कॉइल हो गई, वायर में करंट ऐसे जा रहा है और कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, ये डायग्राम है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। ओके, अब इसमें सेंटर पे अगर आप चेक करोगे तो वायर की वजह से अगर हम देखेंगे तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इस पॉइंट को अगर मैं 1 लिख दूं, ओ लिख देते हैं, तो एट ओ जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, इसको 1 लिख देते हैं पूरे को, और इसको 2 लिख देते हैं। तो 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, डेट इज कमिंग आउट टू बी आउटवर्ड, राइट हैंड रूल यूज करके बाहर आ रहा है, ठीक है। और कॉइल की वजह से देखोगे तो वो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वायर की वजह से बाहर आ रहा है, और कॉइल की वजह से इट इज गोइंग इनवर्ड्स। तो आप बोल सकते हो कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बी एट ओ विल बी
दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिफरेंस, तो उसको हम लिख देते हैं B1 माइनस B2। ओके, अब 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, तो उसको आप सिंपली लिख सकते हो कि कंप्लीट वायर है तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अच्छा, पूरी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ठीक है, सो दिस विल गिव यू म्यू नॉट आई बाई 2। अब इसमें ऑप्शंस आपको कैसे दिए हैं, कॉमन कुछ लेना होगा तो 2 पाई आर को कॉमन ले लो। 2 पाई आर, तो यहाँ पे बचेगा पाई, सॉरी यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई। ठीक है, तो या फिर इसको नेगेटिव साइन आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो इट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर पाई माइनस 1। बी नॉट का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो आपका पहला जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू पाई माइनस 1। तो आप बोल सकते हो कि जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ए पार्ट का आंसर आपका आ गया 3। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, तो बी वाले केस में आपको इसको अगर मैं वायर 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दें और इसको 3 बोल दें, तो देखो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो ओ पे आएगा डेट विल कम आउट टू बी आउटवर्ड। ठीक है, आपकी तरफ आएगा आउटवर्ड। 3 की वजह से भी क्या आएगा, आपकी तरफ ही आएगा आउटवर्ड। और कॉइल की वजह से भी क्या आ रहा है, तो आपकी तरफ ही आ रहा है आउटवर्ड। तो जो सेकंड केस है उसमें सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो बी एट ओ विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। B1 सेमी इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और B2 इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेमी सर्कुलर रिंग का कितना आता है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर। और B3 अगेन इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। सो दिस विल गिव यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर। अब इसमें से अगेन कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेके ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर को बाहर ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो कोई ऑप्शन यहाँ पे ऐसा मैच करता हुआ दिख रहा है, तो 4 पाई को कॉमन लिया गया है, तो आप इसको ऐसे कर दो कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और यहाँ पे आपका बचेगा 2 प्लस पाई। 2 प्लस पाई, तो आपका ए आंसर आ जाएगा, तो ये बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो मैं इन दोनों पार्ट्स को अभी रब कर देता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं सी एंड डी पर। तो सी वाले केस में देखोगे तो जो ये 1 है इसके तो एक्सिस पे ही आ गया, तो 1 का तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया। बस किसका आएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर का आएगा और इस सेमी सर्कुलर रिंग का आएगा। तो सी पार्ट के लिए आप लिख सकते हो कि जो बी एट ओ होगा डेट विल बी ओनली ड्यू टू 2 एंड 3। 1 तो 0 ही हो जाएगा, इसके एक्सिस पे ही ओ पॉइंट आ रहा है, तो B2 प्लस B3 होगा। अच्छा, डायरेक्शन अगेन एक बार चेक कर लो, तो 1 की वजह से अंदर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल की वजह से भी अंदर की तरफ ही आ रहा है, तो इट विल सिंपली ऐड। तो B2 आपका सिंपली हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, और यहाँ पे B3 विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। कॉमन ले लेंगे इसको, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस पाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सी का 4 हो गया। अब डायरेक्टली भी करा जा सकता है, डी वाला जो केस है उसका ऑप्शन ही कोई बच नहीं रहा, सेकंड है, बट अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो कि अगर इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ और 3 बोलूँ, तो 1 एंड 3 का तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगा इनका। बचेगा किसका, 2 का, और वो कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर। तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, डी। तो आपके ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, तो बी डी, सॉरी ए का ऑप्शन आ रहा है 3, तो 3 कहाँ पे है, तो सी 3 एंड 4 में है। देन
बी का आपका आंसर आ रहा है 1, तो 3 and 1, तो ये आपका फोर्थ वाला आपका आंसर हो गया। ओके, ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि a message signal of frequency 5 kilohertz is modulated a carrier signal of frequency 2 megahertz, the bandwidth of amplitude modulation is। तो बैंडविड्थ कितना आता है, तो बैंडविड्थ जो आपका आता है सिंपली ट्वाइस हो जाता है जो मैसेज की फ्रीक्वेंसी है, तो 2 into 5 किलोहर्ट्ज मीन्स 10 किलोहर्ट्ज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2। ओके, अब ये जो 12th क्वेश्चन है कि इन एन एलसी ऑसिलेटर इफ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम्स ट्वाइस इन 8 टाइम्स, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। ओके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट है, दैट इज 1/√LC। ठीक है, या फिर L0 C0 लिख देते हैं, ये केस 1 है, इनिशियल केस। अब जो सेकंड केस की हम बात करेंगे, केस 2 मान लेते हैं, इसमें आपका जो नई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की, मैं उसको लिख देता हूँ ओमेगा 1। ओमेगा 1 बराबर 1/√। अब देखो यहाँ पे जो नया इंडक्टेंस है वो कितना हो गया, जो आपका इंडक्टेंस इट बिकम्स ट्वाइस एंड कैपेसिटेंस बिकम्स 8 टाइम्स। तो इंडक्टेंस को आई कैन राइट 2L0 और कैपेसिटेंस को आई कैन राइट 8 टाइम्स C0। तो दिस विल बिकम 1/16 का रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड √L0 C0। तो देखो √1/√L0 C0 किसके बराबर है, तो इट इज इक्वल्स टू ओमेगा 0। तो ओमेगा 1 क्या आ जाएगा, ओमेगा 0/4। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये x टाइम्स हो गया, तो x विल बी हाउ मच, 1/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, ये वाला क्वेश्चन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज, तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ जो गैस होती है डेट इज √3/2 kV/t। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी √3/2 kV/t, तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √t। तो सीधे सीधे सेकंड इसका आंसर हो गया। ओके, जो ये 14th क्वेश्चन है इसमें आपको यूनिट्स पूछी गई हैं, तो अगेन आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और पुट करते जाओ। तो सरफेस टेंशन जो ए पार्ट है, इसमें जो सरफेस टेंशन होगा इसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया जाता है। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, तो फोर्स इज MA, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट इज केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, लेंथ की यूनिट क्या होगी, अगेन m। तो m से m कट गया, तो इट विल बी सिंपली केजी सेकंड की पावर -2। तो ए का आंसर आपका हो गया 4। देन प्रेशर का बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा केजी मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब आ जाते हैं विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो विस्कस फोर्स जो होता है -neta A dV/dx, ऐसा रिलेशन बनता है। तो इसमें आप फोर्स नीटा को लिख सकते हो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, और यहाँ पे डीवी आ जाएगा और यहाँ पे डीएक्स आ जाएगा। तो जब आप इसकी यूनिट्स निकालोगे तो फोर्स इज अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो डीएक्स है इसकी यूनिट मीटर हो जाएगी, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी, एरिया है, और डीवी की यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसमें ये कैंसिल हुआ, ये एक यूनिट चली गई, ये भी एक यूनिट चली गई। तो आपका आंसर आ जाएगा केजी मीटर की पावर -1 एंड सेकंड की पावर अगेन -1। तो जो सी है इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों की पावर एक एक -1 हो रही है। तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे ये -1 होना चाहिए। तो ये आंसर आपका आ जाएगा सी। देन इम्पल्स। इम्पल्स इज व्हाट, इम्पल्स इज सिंपली चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स जो होती है उसको हम लिख सकते हैं कि उसकी जो यूनिट्स होंगी मोमेंटम की यूनिट्स ही हो जाएंगी। तो मास की यूनिट क्या हो जाती है, केजी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर की पावर 1 सेकेंड की पावर -1, ये इसका आंसर होना चाहिए।
तो सरफेस टेंशन का आंसर 4 हो जाएगा पहले वाले का, देन बी का 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3। एक मिनट, सी और डी भी चेक कर लो क्योंकि वन ऑप्शन भी सेम ही है। तो सी का आंसर इज 1 ट्रू एंड डी का आंसर इज 2, तो आपका आंसर 3 इज करेक्ट। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा टॉर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है रॉड, इसमें फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं। तो फोर्सेस यहाँ पे एक टेंशन टी लग रही है, ठीक है, एक टेंशन यहाँ पे टी लग रही है, देन यहाँ पे एक 80 केजी की वजह से फोर्स लग जाएगा 80 न्यूटन। अच्छा, ये पूरी की पूरी जो रॉड है इसका खुद का मास 2 केजी है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा 20 न्यूटन जो इसके सेंटर पे लगेगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो टेंशन आपसे पूछी गई है। इसको एक आप बाहर बना लेते हैं डायग्राम को। ये ऐसे रॉड हो गई, यहाँ पे हिंज है, इससे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। Sorry, तो यहाँ पे एक फोर्स इसके मिडिल में लग रहा है 20 न्यूटन्स, एक फोर्स यहाँ लग रहा है 80 न्यूटन्स। ये जो डिस्टेंसेस हैं ये डिस्टेंस मिडिल में है क्योंकि, तो आप बोल सकते हो कि 50 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 20 लग रहा है, और ये 100 सेंटीमीटर पे आपका 80 न्यूटन्स लग रहा है। ओके, देन ऊपर एक टेंशन भी लग रही है, टेंशन आपका दिया है 60 पे लग रही है, तो टेंशन जो है वो ऐसे लग रही है टी। ये जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ अगेन हिंज फोर्सेस भी होंगे, तो हिंज फोर्सेस जैसे यहाँ पे कुछ हिंज फोर्सेस भी लग जाएंगे, एन एक्स एन वाई। अब ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। अच्छा, ये एंगल भी आपको कितना दिया है, तो दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, तो इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा इसको वी कैन राइट टी साइन 30 डिग्री। तो ये सारे फोर्सेस हो गए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सो वी कैन से कि जो टॉर्क होगा अराउंड ओ, दिस शुड बी, नेट टॉर्क शुड बी 0। अब देखो 20 और 80 इस पूरी की पूरी रॉड को कैसे घुमाने की कोशिश करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और जो टी साइन 30 है ऊपर की तरफ इसको ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ओ के अराउंड टॉर्क अगर देखा जाएगा तो तीन फोर्सेस का ही आएगा, एन एक्स एन वाई का टॉर्क 0 हो गया। तो आप बोल सकते हो कि टी साइन 30 का जो टॉर्क आएगा, टी साइन 30 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, दिस शुड बी इक्वल्स टू जो टॉर्क बाकी दो फोर्सेस का आएगा। तो अगर मैं 20 का टॉर्क लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। 80 का टॉर्क लिखूंगा तो 80 फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व कर देंगे, टी साइन 30 इज 1/2 इंटू 6, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 100 बचेगा और यहाँ पे 800 बचेगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा t इंटू 3 इक्वल्स टू 900, तो t यहाँ से निकल के आ जाएगा 300 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। सो इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस इज। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा ध्यान दोगे आप तो रेशियो ऑफ डेंसिटीज पूछा गया है, और डेंसिटी जो न्यूक्लियस की होती है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होती है, दैट इज यूनिफॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अगर आपको रेशियो पूछा जाए ऑक्सीजन या हीलियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी का, तो इट विल सिंपली 1:1। ठीक है, तो न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस में अगर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है, लेकिन डेंसिटी हमेशा सेम रहती है। 17 क्वेश्चन, इसमें कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है। तो जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T1 बाई T2, जिसमें T1 टेम्परेचर होता है सिंक का एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स।
अब यहाँ दो केसेस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट केस में क्या दिया है कि नीटा 50% एफिशिएंसी है, विच मीन नीटा कितना हो जाएगा 0.5। और कब है, जब सोर्स का टेम्परेचर 600 केल्विन है। तो सिंक का टेम्परेचर नहीं दिया गया लेकिन सोर्स का टेम्परेचर दिया गया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा T1/600 बराबर 0.5, विच मीन्स कि जो T1 आएगा वो आपका 300 केल्विन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या दिया है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%, अगर एफिशिएंसी को 70% करना है विच मीन्स बीटा कितना हो जाएगा 0.7। तो पूछा जा रहा है कि सिंक का अगर टेम्परेचर सेम रखा जाए तो सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा। अगेन सिंक का टेम्परेचर को सेम रखना है, तो सिंक का टेम्परेचर हमारा कितना निकल के आया 300 केल्विन। तो सोर्स का नया टेम्परेचर पूछा गया है, तो T2 यहाँ से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बस साइड्स को चेंज कर लेते हैं। तो 300/T2 आपका आ जाएगा 0.3, विच मीन्स कि T2 आपका आ जाएगा 1000 केल्विन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, नाउ अब ये वाला जो क्वेश्चन है ईएम वेव्स का है। इसमें आपको कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। इसको आप बोल सकते हो -z, इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ वाई, और इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव जेड डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है, दैट मींस कि जो वेव है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही होगी। तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में वो एनर्जी कैरी करेगी। तो ये वेव की स्पीड की डायरेक्शन हो गई। ये एट अ सर्टेन पॉइंट एट सर्टेन टाइम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो किसी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन वाई के अलोंग है। पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो सिंपल है, ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर होती है, तो सी की डायरेक्शन होती है वो। तो यहाँ पे ई क्रॉस बी ऐसे हो ताकि वो सी की तरफ पॉइंट करे। तो ऑब्वियसली बी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ई अगर वाई में है तो बी शुड बी अलोंग एक्स, तभी ये नेगेटिव जेड में जाएगा। तो बी हैज टू बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, उसका कुछ एरिया दिया गया है और उसकी सेपरेशन दी गई है 2 mm। ठीक है, d is 2 mm। Space between the plates is filled with a dielectric medium of thickness 1 mm and dielectric constant 5। तो जो स्पेस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दी गई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, लेकिन थिकनेस थोड़ा ध्यान देना है 1 mm है। टोटल कैपेसिटर की थिकनेस कितनी थी 2 mm, विच मीन्स कि जो कैपेसिटर है वो हाफ फिल्ड है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने इसमें फिल कर दिया, ये 1 mm का है। अब जो स्पेस बचेगी ये भी 1 mm की स्पेस बचेगी। ठीक है, अब इसका क्या पूछा गया, कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि दो कैपेसिटेंस इन ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल सॉरी सीरीज में दो कैपेसिटेंस आपके जुड़ गए, जिसमें यहाँ पे एक का के दिया हुआ है और एक में एम्प्टी है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अच्छा, इसकी थिकनेस 1 mm है, इसकी थिकनेस भी 1 mm है। तो क्योंकि दो कैपेसिटर सीरीज में, तो हम बोल सकते हैं कि जो सी इफेक्टिव है वो इनवर्स रिलेशन फॉलो करेगा। पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ जाता, सीरीज में इनवर्स रिलेशन फॉलो करेगा। ओके, अब इसमें C1 आपका कितना हो जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A, और थिकनेस कितनी है 1 mm, तो 10⁻³ इसको पुट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कितना रहेगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट A, और अगेन इसकी थिकनेस भी कितनी है 10⁻³ mm। अच्छा, K आपको कितना दिया हुआ है, K आपको 5 दिया है। A कितना दिया, तो A इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको पुट कर देते हैं 10⁻1/एप्सिलॉन नॉट को तो आप बाहर ले लो, और 10⁻³ को भी आप बाहर ही ले लो। ठीक है, ए को भी बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1/k, तो 1/5 + 1। यहाँ पे एरिया कितना दिया है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁴, और ये आ जाएगा आपका 6/5।
ऐसा बन रहा है। अब इसका इनवर्स ले लो, तो सी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, तो ये बचेगा 20/6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 10/3 एप्सिलॉन नॉट। तो 10/3 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी इज अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे टाइम पीरियड पेंडुलम का टी है, वो टाइम पीरियड एक्स टी हो जाता है जब हम आर हाइट ऊपर अर्थ की सरफेस से चले जाते हैं। तो अगर हम हाइट चेंज करेंगे, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे, तो आप डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो जो आपका फ्री फॉल एक्सेलरेशन है वो बदल जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। तो पूछा जा रहा है कि कितने टाइम्स टाइम पीरियड आपका चेंज होगा, एक्स पूछा गया है। ओके, पहला तो आप रेशियो ही निकाल दो फ्री फॉल एक्सेलरेशंस का। तो अगर मैं अर्थ की सरफेस, जैसे अर्थ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन फ्री फॉल जी है, पर जब आर डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे फ्री फॉल एक्सेलरेशन जी डैश है। तो अगर मैं जी डैश को लिखूँ, तो जी डैश किसके बराबर होगा, Gm/स्मॉल r², जिसमें आर क्या होगा, जो ये पॉइंट ऊपर वाला है आर डिस्टेंस पे, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप इसको लिख सकते हो Gm r+r का होल स्क्वायर। So this will be Gm/4r². Okay, what about G? स्मॉल g क्या होगा, तो स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उस केस में जो r है वो तो बस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, तो बाई r²। ठीक है, 2 मान लेते हैं इसको 1। दोनों का रेशियो ले लोगे तो आपका निकल के आ जाएगा सिंपली कि G' बाई G इज 1/4, या फिर G' इज G/4। ठीक है। ओके, अब टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है, इस पॉइंट पे इसको टी मान लेते हैं, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो टी डैश मान लेते हैं, तो ये आपको निकालना है। अच्छा, टी किसके बराबर होगा, तो टी विल बी सिंपली 2π√L/g। टी डैश किसके बराबर होगा, तो टी डैश विल बी 2π√L/g डैश, बस यही अंतर आएगा। अगेन दोनों को डिवाइड कर दो, तो टी बाई टी डैश आपका आ जाएगा रूट जी डैश बाई जी, या फिर इसको बस ऊपर नीचे कर देंगे तो टी डैश बाई टी आपका आ जाएगा √G/G डैश। अच्छा, जी डैश, तो जी डैश आपका कितना है, तो जी डैश इज G/4। कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा टी डैश बाई टी इक्वल्स टू 2। तो टी डैश कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड। जो आपका एक्स पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ एक्स बताओ, तो एक्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्विंग वाले भी कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं 21st का, कि a ray of light is incident from air on a glass plate having thickness √3 cm। जबकि ग्लास प्लेट है, इस पे यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया जा रहा है। इसका म्यू आपको दिया है √3। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा थिकनेस, सॉरी, ये आपको थिकनेस आपको √3 दी है, तो टी इज √3 cm। अच्छा, इसका म्यू भी दिया हुआ है, म्यू इज √2। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये एंगल आई है, ये एंगल जो आई आपको दिया हुआ है, आई इज गिवन एज इक्वल्स टू सी। क्या यहाँ पे टी आई आर हो जाएगा, तो टी आई आर नहीं होगा, बिकॉज लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है। टी आई आर कब होता है, जब डेंस से रेयर में जाते हैं। बट एंगल जो इंसिडेंस का है वो है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू के बराबर, लेकिन दिस इज नॉट द केस ऑफ टी आई आर, क्योंकि आप रेयर से डेंस में जा रहे हो। अच्छा, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, साइन सी किसके बराबर आता है, 1/μd/μr, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम डिवाइडेड बाई रेयर मीडियम। तो यहाँ पे डेंस मीडियम तो ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एयर का इट इज 1, तो साइन सी इज 1/√2, विच मीन्स सी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो जो एंगल इंसिडेंस का है वो 45 डिग्री है।
ओके, देन लाइट ऐसे जाएगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी, फिर वापस से जाएगी, इमर्ज होगी तो पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ग्लास स्लैब है। और आपसे ये डिस्टेंस पूछा गया है जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, ठीक है, सेंटीमीटर में ही इसने पूछ लिया आपको। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें टी इंटू साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर आता है, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बट उसमें आपको क्या चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चाहिए होगा, ये वाला एंगल आर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए अगर पी पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं एट पी, अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो रिलेशन क्या बन जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू एन आर साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, ग्लास का, और साइन आर। तो देखेंगे तो यहाँ से 1/√2 इक्वल्स टू √2 साइन आर आ गया, विच मीन्स कि जो आर एंगल आपका निकल के आएगा, आर विल कम आउट टू बी, साइन आर विल बी 1/2 विच मीन्स आर विल बी 30 डिग्री। तो आपका आर एंगल भी कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री। अब बस सब कुछ तो निकल ही गया है, तो अब पूछा गया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डेट विल बी टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर, ठीक है। अच्छा, साइन आई माइनस आर में आप पुट करो इसको तो क्या आ जाएगा, टी कितना है, तो टी सेंटीमीटर में ही डाल देते हैं क्योंकि आंसर को सेंटीमीटर में ही निकालना है। √3 सेंटीमीटर, तो √3 डाल दिया। साइन आई माइनस आर तो 45 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सेपरेट है, डिवाइडेड बाई कॉस, अगेन एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री। तो बस सॉल्व कर दो, √3 कॉस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 15, 45 माइनस 30 विल बी साइन 15, और साइन 15 आपको दिया है क्वेश्चन में 0.26 है, तो ये √3 इंटू 0.26 आ गया, डिवाइडेड बाई कॉस 30 इज √3/2। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो दिस विल गिव यू 0.52 सेंटीमीटर, या फिर 52 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि आपको कि कितना होगा 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में, तो दिस आंसर विल बी 52। ठीक है, ओके, थोड़ा सॉल्विंग का क्वेश्चन था, हल्के से इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। ओके, अब ये इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन वर्सेस लोड का ग्राफ दिया गया है, एंगल 45 डिग्री है ये वाला। पूछा जा रहा है कि लेंथ आपको दी है वायर की, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से आप एरिया निकाल सकते हो, यंग्स मॉड्यूलस आपसे पूछा गया। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाऊं कि ये तो 10 45 डिग्री है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या आ गया, एक्सटेंशन डेल्टा एल आ गया, और एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो 10 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एफ, जो कि 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एफ, तो विच मीन्स कि आपका एफ बाई डेल्टा एल क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो ग्राफ से ही आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है, अब यंग्स मॉडुलस आपको निकालना है। तो रिलेशन क्या यूज करेंगे, तो देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो एफ बाई डेल्टा एल यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, यंग्स मॉडुलस ही तो निकालना है हमें, तो मॉडिफाई भी क्यों करें, इसको बस पुट कर दो, एफ बाई डेल्टा एल इंटू एल बाई ए, ये आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। अच्छा, एफ बाई डेल्टा एल ऑलरेडी हमें पता है 1 है, तो यंग्स मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली एल बाई ए, 1 इंटू एल बाई ए। लेंथ कितनी दी है आपको, 62.8 सेंटीमीटर, तो 62.8 इंटू 10⁻⁻2, एरिया कितना है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया लिख सकते हैं, और आर कितना है, 2 mm है, क्योंकि डायमीटर आपका 4 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 mm। तो पाई डी स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे, इसको लिख दो 628 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई पाई को लिख सकते हैं 3.14, इसको लिख सकते हैं, सॉरी mm है तो 2 इंटू 10⁻³ होना चाहिए, 2 mm रेडियस था,
तो 4 × 10⁻⁻6 सॉल्व कर दो, ये आपका 20 जा चले जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो 5 जा चले जाएगा, तो दिस विल बी 5 × 10⁻⁴। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि x × 10⁻⁴ है तो आंसर विल बी सिंपली 5। ओके, ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है। अब तो अगर चूज करना है तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। देखो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है ए एंड बी के बीच में। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक शॉर्ट सर्किटिंग वायर है या फिर जीरो रेजिस्टेंस वायर है। तो अगर मैं पोटेंशियल्स मार्क करूँ तो जीरो रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। तो लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है तो इस पॉइंट का भी एक्स हो जाएगा, इसका भी एक्स हो जाएगा, इसका भी एक्स होगा। ठीक है, तो अब आप नोटिस करो कि जो ये वाली ब्रांच है इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम हो गया, तो ये पूरी की पूरी ब्रांच को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड। सिमिलरली ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है इसको भी हम हटा सकते हैं क्योंकि इसके अक्रॉस भी एक्स एंड एक्स पोटेंशियल्स ही हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। तो इस एक वायर ने, इस वाले वायर ने आपका ये भी हटा दिया वायर, और ये वाला वायर भी इसने हटा दिया। सब फॉलो कर पा रहे हो? इस वाले वायर की वजह से ये वाला भी शॉर्ट सर्किट हो गया, जीरो रेजिस्टेंस लगा दिया इसके अक्रॉस। सिमिलरली इस वाली ब्रांच के अक्रॉस भी जीरो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया। तो विच मीन्स कि सर्किट सिंपली ऐसा आ जाएगा 3 2 6 2, और यहाँ पे तो ये एक जीरो रेजिस्टेंस ही हो गया पूरा। तो आप बोल सकते हैं 2 एंड 2 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 एंड 2 विल मेक 1, एंड यहाँ पे क्या है 6। अब ये सब सीरीज में आ गए तो 3 6 एंड 1 विल गिव यू 10 ohms, तो आंसर विल बी 10 ohm। ओके, ओके, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। फोर्स है कांस्टेंट 2 न्यूटन, तो फोर्स कांस्टेंट लग रहा है। बट जो फोर्स जिस एंगल पे लगा रहे हैं थीटा, वो वेरी कर रहा है। कैसे? तो थीटा को के एक्स का रिलेशन दिया है। तो जैसे जैसे एक्स आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, लाइक एक्स आपका 1 हो गया तो थीटा विल बी के, x2 हो गया तो थीटा विल बी k × 2, ऐसे आपका वेरी कर रहा है। तो x क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, और उसका एक एक्सप्रेशन दिया गया है काइनेटिक एनर्जी का, तो n पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के ई को आप क्या लिख सकते हो? वर्क के बराबर। इसको आप लिख सकते हो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इक्वल्स टू वर्क। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था तो ये जीरो हो गया। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जिसको इन्होंने सिंबल ई दिया है, तो उसको हम लिख सकते हैं ई बराबर जो वर्क है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देन वर्क को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल एफ dx लिखा जा सकता है, एफ डॉट dx, जिसमें अगर इसको ओपन करें तो क्या बन जाएगा? ये एफ कॉस थीटा dx। तो एफ का ये वाला जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो आपका ये छोटा सा वर्क आ जाएगा। ओके, देन फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? तो फोर्स आपका दिया है कांस्टेंट 2 कॉस थीटा। थीटा को क्या लिखा हुआ है? तो थीटा इज गिवन एज के एक्स, तो ये बन जाएगा dx। लिमिट x इक्वल टू 0 से लिमिट x। ठीक है, ओके, देन e विल बिकम 2 टाइम्स कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन के एक्स बाई के, लिमिट्स 0 से x, तो दिस विल गिव यू 2 साइन के एक्स बाई के। अब जो के एक्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए है उसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं? के एक्स इज गिवन एज थीटा, तो यू कैन राइट इट एज 2 साइन थीटा बाई के। अब जो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है? वो भी कुछ ऐसा ही दिया है, साइन थीटा बाई के, एन की जगह पर अब क्या आ जाएगा? बस 2। ठीक है, तो कंपेयर कर देंगे तो आपका एन क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 2। ओके, 25th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया है
कि एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्टेन वेलोसिटी से एंटर करता है, उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स। तो जो इलेक्ट्रॉन है जब ये एंटर करेगा तो इसमें फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स विल बी अपवर्ड्स। तो ऊपर की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल, बस ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अच्छा, यहाँ से जब यहाँ तक वो पहुंचा तो आपसे पूछा गया है कि जब ये निकलेगा तो ये एंगल थीटा कितना होगा। तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो थीटा निकालने के लिए एक तो हमें ये वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली वेलोसिटी चाहिए। अब इनिशियल वेलोसिटी मान लो v थी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी क्या रहेगी? v रहेगी। वर्टिकल में वेलोसिटी को मान लेते हैं v, लेट्स से वी वाई। ठीक है, वी वाई मान लेते हैं। तो अगर मैं वर्टिकल में वेलोसिटी निकाल दूं, हॉरिजॉन्टल में मुझे ऑलरेडी पता है v है, तो टेन थीटा निकाल देंगे तो उससे थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो वर्टिकल में निकालने के लिए पहले आप निकालो कि कितना टाइम लगेगा इसको प्लेट को क्रॉस करने में। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो लगा t टाइम लगा, तो t को हम क्या लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल से अगर रिलेशन बनाए तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो जो टाइम टू क्रॉस होगा वो आपका हो जाएगा कि कितना कवर करना है डिस्टेंस? 10 सेंटीमीटर। 10 × 10⁻², इतना डिस्टेंस कवर करना है डिवाइडेड बाई स्पीड v, यानी कि 0.1/v। इतना आपको टाइम टू क्रॉस लगेगा। अच्छा, वर्टिकल से अगर देखा जाए तो वी वाई को क्या लिखा जा सकता है? वी वाई को लिख सकते हैं यू वाई, वर्टिकल में स्पीड, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी। अच्छा, इनिशियल वर्टिकल में स्पीड तो 0 थी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स होगा क्यू ई, या फिर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लग जाएगा? ई टाइम्स ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम टी। ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो वी वाई आपका कितना आ जाएगा? ई बाई ई एम, और टाइम को भी पुट कर दो 0.1/v। ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा भी हम निकाल देते हैं। टेन थीटा को आप लिख सकते हो v बाई v। कहाँ से लिख रहे हैं? तो यहाँ से लिख रहे हैं कि यहाँ से टेन थीटा को हम लिख सकते हैं v वाई बाई v, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, v वाई को पुट कर दो, तो v को पुट कर दो तो सिंपली ये आ जाएगा ई बाई एम 0.1/v²। दो v डिवाइड होंगे अपॉन में तो स्क्वायर हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको दी थी, v आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा ई बाई 2 × 0.1, और यहाँ पे आ जाएगा mv²/2। अब ये हाफ mv² क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी है इसकी देखो, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो जूल्स में अगर इसको लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी? 0.5 ई जूल्स। ठीक है, ई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल्स में आ जाएगा। ओके, तो उसको पुट कर दो, ई टाइम्स ई इंटू 0.1, 2 से 2 कैंसिल, नहीं सॉरी, ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है। 2 डिवाइडेड बाई ये क्या है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ई से ई आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा ई इंटू 0.1/1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 10 n/c। तो इसको पुट कर दो, तो 10 × 0.1 आपका कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, विच मीन्स कि टेन थीटा कितना आ गया? 1, विच मीन्स कि थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? थीटा ही पूछा गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। एलसीआर सर्किट आपको दिया है, इसमें कैपेसिटेंस 62.5 है, रेजिस्टेंस 50 ओम है, और एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दी है 2 × 10⁻³ यहाँ से ओमेगा भी आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है, तो ओमेगा आपका आ जाएगा 4π × 10⁻³ रेडियंस पर सेकेंड। पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ करंट की कब होगी?
या फिर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में ये है कि इस आरएलसी सर्किट में या एलसीआर सर्किट में इंडक्टेंस की कितनी वैल्यू होगी करंट मैक्स हो जाए। तो करंट मैक्स कब होता है, व्हेन देयर इज अ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन में करंट मैक्स होता है। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, तो रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर है वो किसके बराबर हो जानी चाहिए, 1/रूट एलसी के बराबर हो जानी चाहिए। बस यहीं से आ जाएगा, एल आपका कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर सी। स्क्वायरिंग कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको लिख दोगे 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू 10⁶। कैपेसिटेंस कितना है, 62.5 नैनो फेराड, मतलब 10⁻⁹। ठीक है, रेजिस्टेंस का इसमें कोई यूज नहीं है। बस यहीं से अब इसको सॉल्व कर दो। पाई स्क्वायर आपको 10 लेना है, तो इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 4 इंटू 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो 625 को लिख दो, 625 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये जो 625 को लिख सकते हैं 25 इंटू 25, 25 इंटू 4 क्या हो जाता है, 100। तो 1/10⁴ इंटू 10⁻⁻3 ये आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, विच मीन्स आपका 0.1 हेनरी आ गया। बट इसने मिली हेनरी में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 मिली हेनरी। तो आंसर विल बी 100। ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। बस ये कैलकुलेशन है, हमने 4 इंटू 4 इंटू 625 को मल्टीप्लाई किया तो 10⁴ आ गया, इंटू 10⁻³ से करेंगे तो 10 आ गया, तो ये 0.1 हो गया, विच इज 100 मिली हेनरी। यूनिट्स कन्वर्ट कर दिए। ओके, सो अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक वेव दी है जिसमें 60 डिग्री के फेज डिफरेंस पे दो पार्टिकल्स है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री इन अ वेव फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज 6 मीटर। जैसे वेव होती है तो उसमें जो 60 डिग्री के दो पॉइंट्स आएंगे, सॉरी, दो पॉइंट्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, उनके बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस आता है, डेल्टा थीटा आता है, उसको वी कैन राइट एज के डेल्टा एक्स फॉर वेव्स। के डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। जैसे वेव इक्वेशन क्या होती है, जो आपका एक्स या वाई होगा, डेट विल बी के, डेट विल साइन सम एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। यही तो होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी आता है। तो पहले वाले पॉइंट के लिए हो जाएगा के एक्स वन माइनस ओमेगा टी, दूसरे के लिए के एक्स टू माइनस ओमेगा टी। जब दोनों को डिफरेंस लोगे तो के एक्स वन माइनस एक्स टू बचेगा, और वही आपका फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो आपको कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है, विच मीन्स पाई/6। और के आपका क्या हो जाता है, 2 पाई/लैम्डा। और डेल्टा एक्स आपको कितना दिया गया है, 6 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, लैम्डा आपका निकल के आ जाएगा, सॉरी 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो पाई/3 होगा। तो लैम्डा यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 36 मीटर्स। तो लैम्डा आपका आ गया। फ्रीक्वेंसी आपको दी है, क्या पूछा गया है, वेलोसिटी भी पूछी गई है, तो बहुत सिंपल है। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो एफ इंटू लैम्डा होती है, तो 500 इंटू लैम्डा इज 36, तो ये आपका आ जाएगा 18000 मीटर पर सेकेंड। बट ये पूछा गया है किलोमीटर पर सेकेंड में, तो दिस विल बी 18 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट इज कि दो आपको वेक्टर्स दिए हैं पी एंड क्यू, एंड पी क्रॉस क्यू पूछा गया है, और पी क्रॉस क्यू का यूनिट वेक्टर पूछा गया है मोर प्रिसाइसली। ठीक है, तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले पी क्रॉस क्यू कर दो, डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं। आई जे के 3√3 2 4√3 ठीक है, इसको ओपन कर देंगे। तो पहले आई कैप की टर्म लिखेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे
√3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस साइन के साथ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2.5 √3 माइनस 2 √3 आई कैप। पहले तो टर्म ये बन गई, फिर माइनस जे कैप आएगा, और माइनस जे कैप में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 8, और माइनस जे कैप। फिर के कैप की टर्म आ जाएगी। के कैप के केस में ये ऐसे क्रॉस कर दिया, तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन √3 को 4 से और माइनस कर देंगे, तो 3 √3 माइनस 4 √3 के कैप। थोड़ा सा ओपन कर दो इसको, तो ये आ जाएगा √3/2 आई कैप, और यहाँ पे भी बचेगा 7.5 और 8 का डिफरेंस 0.5 बचेगा, विच इज 1/2 माइनस साइन के साथ, तो 1/2 जे कैप, और यहाँ पे बन जाएगा √3 के कैप। यूनिट वेक्टर पूछा गया है, तो पी क्रॉस क्यू निकाला है आपने, तो इसका इनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पी क्रॉस क्यू का अगर मॉड लोगे तो वो आ जाएगा रूट में √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सारी टर्म्स को स्क्वायर कर करके ऐड कर देंगे, तो √3/2 का स्क्वायर क्या बचेगा 3/4, इसका 1/4, और इस √3 का 3, तो ये 3/4 प्लस 1/4 विल गिव यू 1, 1 प्लस 3 विल बी 4, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो जब आपको p वेक्टर और q क्रॉस q वेक्टर का पूछा जाए यूनिट वेक्टर, तो वो ये हो जाएगा, मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से और डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2 √3/2 आई कैप प्लस जे कैप बाई 2 माइनस √3 के कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा, बट उसने √3 की फॉर्म में दिया है, तो आप 2 को और कॉमन निकाल दो, तो 1/4 √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस √3 के कैप, तो आपका आंसर हो जाएगा कंपेयर करके कि ये सेम टर्म आ रही है, सॉरी 2 √3, तो सेम टर्म आ रही है, तो इसमें x शुड बी 4। ठीक है, ओके। ये बोर मॉडल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक रेडिएशन है, सॉरी एक बोर मॉडल है, तो उसमें पहले आप ऑर्बिट्स बना दो। सारे एन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड से फर्स्ट का मतलब क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट किसको बोलोगे, थर्ड ऑर्बिट को, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, सेकंड ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो इसने एक फ्रीक्वेंसी निकाली विच इज लैम्डा नॉट। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट तो यही है, तो बोल रहा है कि जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो जो फोटोन निकलेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वेवलेंथ विल रिड्यूस। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो रिडबर्ग्स कांस्टेंट का, कि 1/λ0 किसके बराबर हो जाएगा, आर किस ऑर्बिट में जा रहा है, सेकंड में, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस किस ऑर्बिट से जंप कर रहा था, फर्स्ट वाली केस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड ऑर्बिट से जंप कर रहा है, 3 का होल स्क्वायर, तो 1/λ0 आपका आ जाएगा आर 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ0 यहाँ से निकल के आ जाएगा आर 4 × 9, और ऊपर आ जाएगा 5। ये तो पहली क्वेश्चन बनी। सेकंड केस के लिए अगेन सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/λ1 विल बी इक्वल्स टू आर, किस ऑर्बिट में जंप कर रहा है, सेकंड में, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस कहाँ से जंप कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से, तो 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 1/λ1 आ जाएगा आर 1/4 माइनस 1/16, ये आ जाएगा λ1 बराबर आर 16 में से ये चले जाएगा, तो या फिर इसको ऐसे लिख देंगे 3/16।
अब दोनों को डिवाइड कर दो, 1 and 2 को, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, lambda 1 by lambda naught will be 5 by 4 into 9 डिवाइडेड बाई 3 into 16। ये आपका आंसर बना। अब इसमें इसको 4 से कैंसिल कर दो, तो लेमडा 1 आ जाएगा 20/27 लेमडा नॉट। और पूछा क्या गया है, 20 लेमडा नॉट बाई एक्स लिखा गया है, तो आप बोल सकते हो कि 27 आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एक्स, तो आंसर विल बी 27। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है कि एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, तो जो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है सीएम, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, तो सिंपली mr² by 2। अब पूछा पूछा जा रहा है कि एक एक्सिस, ठीक है, ए बी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर मास के एक्सिस के पैरेलल है, वो 2/3 r फ्रॉम सेंटर से पास होता है, विच मीन्स कि ये जो डिस्टेंस दिया है आपको 2/3 r दिया गया है। पूछा गया है कि रेशियो क्या होगा दोनों एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सिंपल है, आई अक्रॉस ए बी आप कैसे निकालोगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mr² by 2 प्लस एम डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2/3 r का होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर देंगे 4/9, 1/2 प्लस 4/9 mr²। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड ए बी निकल के आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दो तो 17/18 mr² ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आई ए बी बाई आई सी एम, तो आई ए बी बाई आई सी एम किसके बराबर हो जाएगा। ओके, सो एम आर स्क्वायर विल कैंसिल, एंड यहाँ पे आप इसको कैंसिल करके 2 बाई ये हो जाएगा 9, तो दिस विल कम आउट टू बी 17/9। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेशियो x/9 है, तो आप कंपेयर करके बोल सकते हो कि x विल बी 70। सो दिस वाज ऑल। एडवांस सॉरी मेंस में जो क्वेश्चन आपके इंटीजर वैल्यू है, दे आर रिलेटिवली बिट, हम कंपेयर करें तो बोल सकते हैं थोड़े से टफ हैं कंपेयर टू जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। बट इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो आप थोड़ा इंटेलिजेंटली सेलेक्ट कर सकते हो, जो इजी क्वेश्चंस है आप उनको पहले कर दो, उन्हीं को सेलेक्ट करो, तो उससे पेपर विल फिनिश ऑन टाइम। ओके।